नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बड़े चेहरों की अग्नि परीक्षा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का घमासान अब चरम पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सभी सीटों पर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उपचुनाव में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और सत्ता संभाल रही भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी भी खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में है। भाजपा और सपा ने चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दिग्गज नेताओं को दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी 9 सीटों पर तैनात हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव का फोकस मैनपुरी की करहल सीट पर है। कटहरी विधानसभा की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने महासचिव शिवपाल यादव को दे दी है, तो फूलपुर सीट पर सपा ने राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को तैनात किया हुआ है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कटहरी सीट पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जिम्मेदारी दी है। फूलपुर सीट पर भाजपा ने बड़े कुर्मी नेता राकेश सचान और मंत्री दयाशंकर सिंह को तैनात कर रखा है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को सीसामाऊ और मैनपुरी की करहल सीट के साथ ही कुछ अन्य सीटों की भी जिम्मेदारी दी है। लेकिन 9 सीटों का उपचुनाव बीजेपी के लिए सेमीफाइनल जैसा है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी अपनी ताकत दिखाने का यही सबसे अच्छा मौका है, इसलिए दोनों पार्टियों ने दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारियां दे दी हैं। और अब लगभग सभी सीटों पर दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्या उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है या फिर हालात वैसे ही रहने वाले हैं? आज की चर्चा कुछ इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बेहद हताश और निराश है। इसीलिए अपने बड़े बड़े नेताओं को उपचुनाव में झोंक दिया है। माननीय मुख्यमंत्री खुद कटहरी के प्रभारी बन जाते हैं। एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एक सीट का प्रभारी बन जाए तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा कितना हताश और निराश है। जो पीडीए है वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी नेताओं को अपने चुनाव में लगा ले, उसे हार ही मिलनी है। जीत समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की होगी। भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव 9 की 9 सीटों पर विजय पताका फहराएगी। जहां तक ड्यूटी लगने के वाले, हर पार्टी अपने नेताओं की ड्यूटी अलग अलग सीट पर लगाती है। हार होगी अखिलेश यादव की, जीत होगी योगी आदित्यनाथ की। ये एक सार्वजनिक सत्य है जो अब जनता की समझ में आ चुका है कि कौन इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा कर ले जा रहा था। एक लोकसभा के समय एक मिथ्या फैलाई गई कि आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, और उसके कारण जो वोट बैंक हमसे जुदा हुआ था वो वापस आ गया है। उसको पता लग गया है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, संविधान में कभी बदलाव होगा नहीं। ये बातें जब से साफ हुई है तब से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा खासा जनता का जो समर्थन है वो हासिल हुआ है और 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विजय पताका फहराने जा रही है। तो वादे, दावे और उन चेहरों को आगे रखकर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, लेकिन वो कितनी नैया पार करा पाएंगे ये तो चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन उपचुनाव ये छोटा नहीं है, 9 सीटें, लेकिन आप मानकर चलिए न जाने कितने नेताओं की साख दांव पर है। मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम मंत्री या फिर यूं कहें कि नेता, जिनमें सचान साहब भी मौजूद हैं और उसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साख तो दांव पर है ही। वहीं समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो उन्हें अपना पिछला यानी लोकसभा का परफॉर्मेंस तो बरकरार रखना ही है, साथ ही पिछली बार जो उनके पास सीटें थी उससे ज्यादा सीटें लेकर आनी है। ये भी उनके सामने चुनौती है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? बयानबाजियां आप देख ही रहे हैं, पोस्टरवार चल ही रहे हैं। इधर से एक तीर निकलता है तो दूसरा वापस रिटर्न होकर आता है, यानी सवालों के बांध छोड़े जा रहे हैं। चलिए, मिलियन मेहमानों से जिनके साथ आज हम इस चर्चा को करने वाले हैं, हमारे साथ इस वक्त नावेद शेको साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। नावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ जुड़े हुए, सपा नेता, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी सर। अनिल कुमार शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आपका भी स्वागत सर। और साथ ही शिव सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत करती हूँ भारती साहब आपका भी। और सबसे पहले नावेद शेको साहब, आप ही से मैं समझने की कोशिश करूंगी, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती रही है, लेकिन कौन से वो नेता
नेता हैं जिनको आपको लगता है कि भारी भरकम जिम्मेदारी दी गई है, और कौन से वो नेता हैं जो आपको लगता है कि निकाल लेंगे जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई है, सीट की जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई है वो सीट आसान होगी? क्या विश्लेषण करेंगे आप इस बारे में? पारुल जी, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का 9 सीटों पे जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये उपचुनाव, इसका नाम जरूर दिया गया है, लेकिन इसकी ताकत और इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। दरअसल जिनकी बात आपने कही कि अलग अलग क्षेत्रों में जो नेताओं को काम बांटा गया है, वो बहुत सेकेंडरी चीज जी। दरअसल इस चुनाव पे पूरी देश की नजर इसलिए है क्योंकि देश के दो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के दो चेहरों पे चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जो राष्ट्रीय पटल पर बहुत बड़े नेता प्रोजेक्ट कर दिए जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, यानी नेक्स्ट टू का उनको रुतबा मिल चुका है। इस उपचुनाव ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और संघ ने भी उनको फ्री हैंड छोड़ दिया है, और आने वाले समय में अगर ये उपचुनाव में भी सफलता पा लेते हैं और वो जो एक कहीं ना कहीं एक टीस है लोकसभा की, उसको वो कवर कर लेते हैं जहां पर भाजपा हारी थी, तो ये क्योंकि आज की तारीख में उन्हीं का नारा, उन्हीं का मुद्दा, उन्हीं का कंटेंट और उन्हीं की हिंदुत्ववादी छवि पूरे देश में एक धमाल मचाए हुए है। राष्ट्रीय नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ का चेहरा, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिनका कद लोकसभा चुनाव में भाजपा जैसी शक्तिशाली पार्टी को हराने के बाद राष्ट्रीय पटल में अखिलेश यादव का बहुत बड़ा कद हो गया है। इंडिया गठबंधन में एक बहुत बड़ी पोजीशन हो गई है, विपक्ष के नेताओं में एक बड़ा चेहरा हो गया है। योगी आदित्यनाथ जो एक बहुत बड़ा चेहरा है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, ये दोनों राष्ट्रीय पटल के नेता हैं और इनके चेहरों की लड़ाई हो रही है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश कि नेता हमेशा राष्ट्रीय पटल पर बहुत बड़ी पहचान बनाते हैं, और ये गर्व की बात उत्तर प्रदेश के लिए है कि यहाँ का नेता हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में अग्रिम पंक्ति पे होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पर हम विचारों की और पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन में वो असर है, यहाँ की मट्टी में वो असर है, यहाँ की राजनीति में भी असर है कि यहाँ पर जो नेता उभरता है उसकी राष्ट्रीय पहचान बहुत बड़ी हो जाती है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ा कद योगी आदित्यनाथ का होने जा रहा है, वैसे ही आज की तारीख में अगर बाय द वे ये अखिलेश यादव ये चुनाव भी जीत जाते हैं, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो उनका कद वाकई राजनीति में उनके ऊपर भरोसा भी बढ़ेगा और वो एक फेस तो बनकर उभरेंगे, राहुल गांधी के साथ टक्कर के नेता कहलाएंगे, फिर ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल। एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताएगा कि जिस तरीके से दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उससे कम ये उपचुनाव नहीं है। इसमें देखना, और यहां पर क्या है, चाहे अखिलेश यादव के बाद समाजवादी पार्टी का क्या नंबर है, जिन नेताओं का आपने जिक्र किया बहुत नीचे है पोजीशन से, यही भारतीय जनता पार्टी में भी। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ का जो जनाधार और कद है उसके नीचे 19 और 18 पर भी कोई नेता नहीं है भाजपा के पास में। यही समाजवादी पार्टी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अच्छी हो या बुरी हो, ये बात अलग है। तो ये दो चेहरों पर चुनाव है और आगे जी। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के कंधों पर 9 की 9 सीटों की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ हम देखें तो अखिलेश यादव और उन्होंने भी जिम्मेदारी संभाली हुई है, डिम्पल जी ने भी जिम्मेदारी संभाली हुई है। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया, बढ़ेंगे तो कद तो बढ़ेगा ही, और ये फाइट दो फेसेस की फाइट तो है ही, बढ़ेंगे तो कद बढ़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आए हैं, उन्हें ये जो साख है वो बरकरार रखनी होगी, वरना आगे जो मुसीबत भारतीय जनता पार्टी पर आएगी, क्योंकि पहले ही बहुत परेशानियां आ गई थी योगी जी के सामने, हालांकि दोबारा उन्होंने बैक किया है। वापस आ रही हूं सर आपके पास, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिव जी आपके पास आ रही, भारती साहब, करो या मरो की स्थिति है कुल मिलाकर, और पहले लोकसभा चुनाव में जो गच्चा खाया इस बार नहीं खाना है, तो बड़ा नाम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी नेताओं को भी आपने जिम्मेदारी दी है, लेकिन बीजेपी में योगी एंड ओनली योगी। 9 सीटें। पारुल जी, मैं नावेद जी की बात से इतना तो सहमत हूं कि जो उन्होंने कहा कि ये वास्तव में काफी बड़ा चुनाव है, और यह चुनाव है विकास की गारंटी का, यह चुनाव है सुरक्षा की गारंटी का, और एक तरफ झूठ की गारंटी का। जिस तरह से उन्होंने अभी लोकसभा में चुनाव का जिक्र किया, जो लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और इंडी अलायंस जिस तरह से
झूठ का पुलिंदा लेकर चुनाव में आया और उन्होंने उस तबके को डराने का काम किया जो तबका वास्तव में आज बहुत 70 सालों से जो संघर्ष कर रहा है अब मुख्य धारा में आने के लिए, और उसको भी उन्होंने उनके इमोशंस के साथ खेलने का काम किया, उन्होंने उनको डर दिखाने का काम किया। तो ये निश्चित रूप से चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और ये चुनाव तय करेगा कि लोकसभा में जिस तरह से इन्होंने जो झूठ फैलाया था, चेहरों पर वोट पड़ना, ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं सर। लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा कि संविधान को बदल देंगे, ये विपक्ष ने सेट किया एक एजेंडा, एक नैरेटिव, जिसको अब वो नहीं रिपीट कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, जहां सीटें हैं, वोट परसेंट है, जातियां हैं, वो फेसेस हैं जो चुनावी मैदान में हैं, और सबकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है। ये आपको चुनौती कम नहीं लगती? क्योंकि इधर कांग्रेस का सीधा वोट शिफ्ट होने जा रहा है समाजवादी पार्टी के सामने, और लोकसभा में उन्होंने करके दिखाया है। ये आपको बड़ी चुनौती नहीं लग रही? पारुल जी, काट की हांडी एक बार चलती है, एक बार चल गई, टूट गई, उन्होंने नैरेटिव बदल लिया ना, वापस अपने पीडीए पर ही आ गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो पीडीए की बात नहीं कर रहे हैं। पीडीए भी उनका बहुत बड़ा छलावा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी है, वह किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, यहाँ पर जाति भेद की कोई बात नहीं है। पीडीए का नारा अपने आप में छलावा है। इसमें पीडीए में जो लास्ट का जो इनका ये है, आज भी कभी कहते हैं कोई अगड़ा है, कभी कहते हैं अल्पसंख्यक है, ये अभी भी उनका ये डिसाइड नहीं कर पाए कि लास्ट का जो ए है उसका मतलब क्या है। तो ये अभी का काम कर रहे हैं पीडीए को एक तरह से। उन्होंने अगड़ा कहा या अल्पसंख्यक कहा, इस पीडीए ने लोकसभा में उनके लिए तो काम किया, और शायद यही वजह रही कि इस पीडीए की वजह से आपको अपना बटेंगे तो कटेंगे वाला नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है कि जातियां टूट रही थी और वो आपके लिए ठीक नहीं था। इसे भी एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, वो जाति का नारा नहीं है पारुल जी, मैं क्लियर कर दूं, वह किसी भी तरह से किसी भी जाति को टूटने कटने का नारा नहीं है, वह नारा पूरे समाज का है जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। और इस नारे को आज देश का एक एक बच्चा उसको स्वीकार कर रहा है, और कटेंगे तो कटेंगे ये नारा तो 1947 के बाद से लगातार आपने जातियों के लिए नहीं, आपने समाज के लिए कहा। सबकी अपनी अपनी वैरायटी ऑफ समझाइश है, इसकी परिभाषा वो अलग रख देते हैं। लौट रही हूँ, आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब, जैसे मैंने कहा कि दोनों ही दलों के लिए करो या मरो की स्थिति है। अखिलेश यादव को दोबारा वो परफॉर्मेंस दोहराना होगा, लेकिन कांटे बहुत हैं राह में, क्योंकि ये उपचुनाव छोटा नहीं है और इसलिए भी ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है, शिवपाल जी के लिए तो कहा जाता है कि चले घोसी में वो एक चेहरा थे, बाकी यहाँ से पूरे मिनिस्टर्स बीजेपी ने उतार दिए थे। लेकिन अब बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि एक साथ सारी चीजों को संभालने की तैयारी भारतीय और जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसके लिए इसको भी आपको मानना होगा कि आपको अपना पक्ष उसी नैरेटिव के अंदाज में देना पड़ रहा है, उसी नारे के अंदाज में देना पड़ रहा है। आरिफ साहब। सभी को मेरा नमस्कार है। नमस्ते सर। देखिए, भारती जी अभी कह रहे जी संविधान को लेकर के नैरेटिव सेट किया गया। संविधान को लेकर के नैरेटिव नहीं सेट किया। आपके केंद्रीय मंत्री, आपके सांसद पद के प्रत्याशी, वर्तमान सांसद उस वक्त ये कह रहे थे 400 पार करा दो संविधान को। समाजवादी पार्टी ने तो लोगों को जागरूक करने का काम किया कि अगर ये दोबारा आ जाएंगे तो बाबा साहब के संविधान से जो हमको ताकत मिली है वो ताकत हमारी नहीं रह जाए। और भारती जी को शायद ये भी नहीं पता है कि वो कर्नाटक के जो एमपी हैं इनके 7 बार के, अभी उन्होंने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों की बद से बदतर स्थिति। अब हो सकता हो कि ये प्रवक्ता के पद के लिए इनको भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करना पड़ रहा हो, तो एक अलग बात है। जहां तक देखिए मुद्दों की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने आपके चैनल पर एक बार कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को जहां जहां भी प्रचार में उतारा गया वहां भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। हिमाचल प्रदेश में गए तो वहां कांग्रेस की सत्ता आ गई, भाजपा ने सत्ता खो दी। कर्नाटक में गए वहां भाजपा की सत्ता चली गई, वहां कर्नाटक में वहां कांग्रेस की सत्ता आ गई, हमारे इंडिया गठबंधन की। लोकसभा का चुनाव जब उन सर पर आया तो वो भी 80 के 80 की गारंटी दे रहे थे और हार गए। तो भैया आप अपने समय में बोलिएगा भारती जी, थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए। तो यहाँ हार गए। ये जो इतनी फोकस किया जा रहा है उपचुनाव को लेकर के माननीय योगी जी का, वो फोकस जो है सिर्फ हार है, लगातार की हार का ठीकरा हो है जो बहुत तेजी से वो चल रही। अच्छा, अब आप देखिए, अगर काम किए होते तो निकृष्टतम नकारात्मक नारों की जरूरत उन्हें न पड़ती।
जैसे अखिलेश यादव जी ने काम किया था, तो काम के बारे में उन्होंने कहा जनता से कि हम आएंगे फिर तो फिर काम करेंगे। हमारा काम आज भी बोल रहा है, आज भी उस पर जनता उसको स्वीकार कर रही है, और देर से ही सही लोकसभा में उसको स्वीकारा और हमको सम्मान दिया, हमको जनादेश दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक्सप्रेसवे जैसा, डीजीपी का पुलिस मुख्यालय जैसा, 112 जैसा, 1090 जैसा, इकाना स्टेडियम जैसा, आलमबाग के कमाल बस की अड्डे बात तो जैसा, ये है ना आरिफ ऐसे साहब, तमाम बहुत आज सारे भी काम हैं। आपके नारे में एक तो पहले तो आप जवाब दे रहे हैं और दूसरा पीडीए के उत्थान की बात करें। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगड़े आपकी सरकारें रही, मुलायम साहब ने राज किया, कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ है। अब आप दोनों को मिलकर जवाब देना पड़ेगा कि पीडीए का उत्थान अब तक क्यों ना कर पाए आप, अब आपको नारे लगाने पड़ रहे हैं, ये भी तो पूछा जाएगा ना सर। हम तो सवाल का जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं ना हम। हाँ, तो सवाल आपने का जो जवाब काम मैं दे किया रहा वो हूं काम पारुल आप जी। दोहरा रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्थान की बात कर रहे हैं। तो उत्थान कहाँ से ना हो पाया अब तक, जो अब तक आपको करना था? अब तो दोनों ही साथ में हैं। निश्चित रूप से जब हमको मौका मिला है तो हमने सर्व समाज के लिए काम किया। हमने जातियों में बांट के कोई काम नहीं किया कि लेटरल एंट्री सिंगल पद घोषित कर दिया और अपने ही ऑर्डिनेंस को वो कर दिया, डिमोलिश करके लेटरल एंट्री दे दिया। यहाँ पर दलित समाज के लोगों का, आदिवासी समाज के लोगों का, पिछड़े समाज के लोगों का हक है, वहां पर सवर्णों को भर दिया, से एक विशेष जाति को भर दिया। ये काम हमने नहीं किया है। आप केंद्रीय सचिवालय में देख लीजिए, 45 पद हैं और लिटरल एंट्री के द्वारा भरे जा रहे हैं। तो ये हमने नहीं किया। हमको जब मौका मिलेगा तो हम पीडीए के लिए काम करेंगे, सर्व समाज के लिए काम करेंगे। और जब मौका मिला है तो अखिलेश यादव जी ने किया। भारतीय जी को शायद यह छुपाना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, पीछे आरक्षण जा रहा है जीते और तो हमारे अखिलेश यादव जी जीतेंगे, हारे तो कौन हारेगा? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए कि जब नहीं, मैं हार तो जाते दोनों हैं से ही करूंगी ये सवाल कि हारे तो कौन हारेगा, शिवपाल जी, अखिलेश यादव, डिम्पल जी? तो मोदी जी को सामने कर दीजिए। जीतेंगे तो अखिलेश जी जीतेंगे। नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम 9 के 9 जीत रहे हैं, हारने का तो सवाल ही नहीं। ठीक, हम 9 के 9 जीत रहे हैं, हारने सीटें का जीत सवाल रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अनिल कुमार जी, अब आप साथ में हैं और आप पूरी तरीके से समर्थन दे चुके हैं अपने सहयोगी पार्टी को, और ये अब इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है। देखिए, बहुत ज़्यादा ये स्वीकारना होगा कांग्रेस को कि बहुत बड़ा वोट परसेंट आपके पास नहीं है, लेकिन वो आपने शिफ्ट करा दिया है समाजवादी पार्टी के साथ। आप दोनों मिलकर कितना नुकसान दे पाएंगे? और दूसरा, आप दो लोग साथ में आ रहे हैं क्योंकि इस उपचुनाव में अखिलेश यादव जी तो मोर्चा संभाले हुए हैं, राहुल जी भी आ जाते तो संजीवनी मिल जाती। जी पारुल जी, हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जी, आज दोनों साथ हैं। समाजवादी पार्टी मोर्चा संभाले हुए, लेकिन कांग्रेस के पीछे नहीं। कांग्रेस में 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में, मैं विधानसभा बार बताई देता हूं, महावन सीट पर अमृत चंद जी एक्स एमएलए, सदल प्रसाद जी एक्स एमएलए और कई पदाधिकारियों को वहां जिम्मेदारी सौंपी। इसी तरह से कठेरी सत्यनारायण पटेल जी एआईसीसी सेक्रेटरी हैं, केशव चंद्र यादव जी हैं, आलोक प्रसाद जी हैं यूपी वाइस प्रेसिडेंट और कई उनके साथ पदाधिकारी। फूलपुर में राजेश तिवारी ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर रमन सिंह जी इनके साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी के। इनका कद राहुल जी के जितना नहीं है ना सर? समर्थन सिर्फ सीटों का दिए हैं या फिर प्रचार प्रसार के लिए जिताने की भी जिम्मेदारी ली है? जरा हमारी सुन लीजिए। देखिए, राहुल जी हर सीट पर नहीं पहुंचेंगे कहीं। राहुल जी के सिपाही हर सीट पर मदद करने के लिए तैयार। कहां जाने वाले हैं? कोई प्लान है आगे 9 में से किसी एक सीट पर? बिल्कुल, मैं 9 सीटों पर बता रहा हूँ। 9 सीटों पर, पूरी 9 की 9 सीटों पर 3 घोषित की गई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरीज, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, सारे लोगों को उसमें ड्यूटी पर लगाया गया। तो कहा सर, ये राहुल गांधी नहीं है ना? ये हाँ, सभी राहुल गांधी नहीं है, लेकिन सभी राहुल गांधी है। तो किसी एक सीट पर ही आकर मनोबल बढ़ा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल राहुल जी चुनाव में आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। जहां आवश्यकता होगी समाजवादी पार्टी के आवश्यकता है कि नहीं आरिफ जी, या हम बड़ा भाई पहले भी थे अभी भी हैं, जरूरत नहीं है? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा जो है जहां समझेगा अपने सहयोगी दलों से निश्चित रूप से सहयोग लेगा। जब ऐसा लगेगा कि उनकी जरूरत है तो सहयोग लेगा। ये विशेषाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। ठीक है, जरूरत लगेगी तो मदद ले लेंगे, नहीं तो 9 त्याग दिया आपने, उसी में खुश रहिए।
ठीक है, वापस आपके पास शिकू साहब। आ रही हूँ वापस बाकी सब समझ आ जाता है, आपका सिर्फ जवाब ही आता है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। नावेद साहब एक तो गठबंधन में आए और उसके बाद ऐसा लग रहा कि कांग्रेस को ये छोटी लड़ाइयों में इंटरेस्ट नहीं, बोले हम तो बड़ा ही गेम खेलेंगे, और उसके बाद अब ये समर्थन, लेकिन हेल्पिंग नेचर कांग्रेस का इस लिस्ट में नजर वापस आ रही है। सर मैं सवाल पूछ लूं अनिल जी, ठीक मैं सवाल पूछ लूं शिकू साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, तो खैर अभी जो गठबंधन में उनके नेता हैं उन्होंने साफ कर दिया कि हम साथ हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई निषाद जी की जब गड़बड़ लगी, तो यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए अगर राहुल जी आ जाते तो बेहतर होता। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आपकी वॉइस। आपके साथ डिबेट करने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपके सवाल बड़े जबरदस्त होते हैं, और जर्नलिस्ट जो एक जर्नलिस्ट का एक पावर होता है कमजोर नफ्स को पकड़ना। उसी मुद्दे पर आ गए हो अपने कांग्रेस के मित्र के साथ, जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं उनके साथ जो आपने सवाल किया है कि बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा यह गया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस सामने है। नावेद साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन वॉइस ब्रेक हो रहा है। इंडिया गठबंधन की ताकत है क्योंकि यहाँ योगी से लड़ना है। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, फिर से कनेक्ट कर रही हूँ आपको, अभी समय है हमारे पास, हम चर्चा को आगे ले जाएंगे। बहुत हद तक आपके पॉइंट्स को पकड़ा है मुझे लगता है बाकी सहयोगियों ने भी, और उन्हीं को मैं आगे ले जाऊं। कोशिश कीजिए नावेद साहब को हम फोन लाइन पर कनेक्ट कर लें अगर नहीं नेट मिल रहा तो। नहीं डिस्टर्बेंस है सर आपकी वॉइस में। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही हूँ। नावेद साहब का सवाल मैं ले जाऊंगी, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी के पास तो खैर सत्ता है, और कहा जाता है सत्ता में जो पार्टी है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन लोकसभा में दिक्कत हो गई, और ये नारे हर बार सक्सेसफुल हो जाए ये भी पता नहीं, लेकिन इससे आपको कुछ राज्यों में फ़ायदा मिला, इसलिए आपने कहा ऐसे कोई आगे लेकर चलो, यही नया पार लगाएंगे। और पीडीए के सामने आपको लगता है उत्तर प्रदेश में ये काम करेगा कि अब बाकी जगहों पर भी आपका जो एकता वाला नारा है जिसमें आप कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, काम करेगा? भारती जी को वॉइस नहीं जा रही है शायद, देखिए। ठीक है, मैं अनिल जी के पास चले जा रही हूँ। अनिल जी, सीधा नावेद साहब ने जो बात की मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप समझ गए कि जब साथ चले हैं तो हाथ से हाथ मिलाइए, आपका हाथ उनकी साइकिल, लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि आपने दूर से कह दिया आपके हवाले वतन साथियों। अरुण जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने बताई कि ऑल इंडिया कांग्रेस के पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, और राष्ट्रीय सचिव 4-5 जो राष्ट्रीय सचिव है वो भी ये प्रत्येक विधानसभा बार उनको से मिल रहे हैं। राहुल जी की आने की संभावना बिल्कुल पूरी है, राहुल जी समय के अनुसार आएंगे भी, लेकिन अब सबसे बड़ी घबराहट तो भारतीय जनता पार्टी को है। 13 तारीख का चुनाव का टलवा दिया, और तो मैं उनसे पूछ रही हूं, आपको घबराहट होनी चाहिए, दोनों साथ में आ रहे हैं, लेकिन घबराहट को थोड़ा और बढ़ाइए ना। कोई तो नेताजी अजय राय जी आके कहे कि आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सपा को सपोर्ट करो, एक तो बयान ऐसा है। देखो अखिलेश, बीजेपी तो खुद अपने नेता को निपटाने में, जहां योगी जी जाते हैं निपटाने लगे हैं क्या? हो जाता जी। आपका यूपी में सपा को निपटाने लगे हैं, सपा आपको निपटाने लगी है? कौन निपटा रहा है? सपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के साथ है। हमने बताया ना, जहां जहां प्रत्याशी 9 के 9 लड़ रहे हैं, वहां 9 की 9 सीटों पर हमने 7-8 लोगों का पैनल बनाकर राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय सचिव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एआईसीसी मेंबर, सारे पदाधिकारी वहां मौजूद है और कार्यकर्ता मौजूद है। चुनाव हम लोग बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, ये कहने की बात नहीं। सीटें आपको दे नहीं रहे, नाम आपका चला नहीं रहे, राहुल जी का एक पोस्टर छप जाता है, वो भी कटेंगे बटेंगे वाले आंसर पे, और वो भी सपा के कार्यालय के बाहर, कांग्रेस के कार्यालय के बाहर वो पोस्टर ही नहीं चिपकता, चस्पा होता। तो ये भी चीजें हैं सर जो चर्चा का विषय हो जाती हैं। आरिफ साहब, आपका इस पर कमेंट सर? देखिए, ऐसा है कि जब से हमारा गठबंधन हुआ, हम नियमित ईमानदारी से बताइए कि आप गठबंधन में हैं तो सिर्फ दूर से हेलो हाय चलेगा क्या? अरे आप सवाल करने के बाद सवाल का जवाब तो नहीं दीजिए, इधर उधर ना भागे, इसलिए मैंने डायरेक्ट कह दिया। मैं वही जवाब दे रहा हूँ। जब से गठबंधन हमारा हुआ है और हर कार्यक्रम में हम अपने गठबंधन के साथियों को आमंत्रित करते हैं,
चाहे वो स्वागत समारोह हो, चाहे वो रणनीति को लेकर के हो, चुनाव को लेकर के हो, जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया। तो अभी इनविटेशन नहीं पहुंचा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को इन्विटेशन की आवश्यकता नहीं, सब जहाँ काम कर रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं हमने सबको बुलाया, आप कह रहे हैं इनविटेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कांग्रेस साथ है, कांग्रेस समय- इन्विटेशन क्या है, कांग्रेस सपा दोनों साथ है। की बात पूछी कि राहुल जी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। राहुल जी बात करेंगे, राहुल जी अखिलेश जी बात करेंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी तो अखिलेश जी उनसे निवेदन करेंगे, वो इनविटेशन आएंगे। नहीं गया अभी, यही तो बोल रहे थे आप, अभी पता नहीं है और अब हम बुलाते हैं। एक छोटा सा कमेंट में भारती जी आपसे लेना चाहती हूँ, आपके जो सहयोगी नेता हैं वो भी मंच पर आके बाकी उनके जो कास्ट वोटर्स हैं उन्हें भी आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिखेगा क्या हमको आगे? भारती जी शॉर्ट कमेंट, स्मॉल। देखिए, गठबंधन धर्म में जितने भी साथी हमारे साथ हैं वो सभी मंच पर आने वाले हैं, सभी की योजना बन रही है। वो आगे आपको रैलियों में भी दिखेंगे, प्रचार प्रसार करते हुए भी दिखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए धर्म केवल गठबंधन है, सीटें त्याग के ही उसका- ना निभाया जाए, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर भी निभाया जाए। और जो नेता जिनके नामों के सहारे आप जीत की आस रख रहे हैं वो भी कमाल का प्रदर्शन करें, मैं तो ये शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन वोटर के मन में क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, बड़े चेहरों की अग्नि परीक्षा हो भी क्यों ना, जिम्मेदारी कंधों पर, और ना जिता पाए तो अग्नि परीक्षा में हार ना जाएंगे, लेकिन हारे तो फिर ब्लंडर भी हो जाएगा। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नेता जीता उसका कद तो बढ़ेगा, लेकिन जो हारता है उस हार को कभी नहीं भुलाया जाता। अब देखते हैं आने वाले समय में लोकसभा में जो अखिलेश यादव ने प्रदर्शन कर दिखाया उसे वो इस उत्तर प्रदेश के बड़े उपचुनाव में भी लगातार कामयाब आगे हो पाते या नहीं, या उसे दोहरा पाते या नहीं। या भारतीय जनता पार्टी उस हार से उबर कर अब उपचुनाव में जो मेहनत कर रही है उसका नतीजा उन्हें पिछले से ज्यादा अच्छा मिलता है नहीं, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल चर्चाएं जोरों पर, प्रचार प्रसार जोरों पर और आरोप प्रत्यारोप पोस्टरवार भी जमकर चल रहा है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।